सेक्शन वन में सेक्शन ए में क्वेश्चन 119 मार्क्स में पूछा गया है, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑल्सो स्टेट इट्स एजम्पशन। ठीक है, तो जो आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसका जो आपका कैश ट्रांजैक्शन का अप्रोच है उसका हमें एक क्रिटिकल अप्रेजल देना है, मतलब कि क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट्स है, और इसी थ्योरी के हमें एजम्पशंस भी बताने हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। The quantity theory of money explain the relation between money supply and price level in an economy। ठीक है, तो देखो जो आपकी क्वांटिटी थ्योरी थी मनी की वो आपका मनी सप्लाई प्राइस लेवल के बीच में रिलेशनशिप बताती है। जो इसका कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच था, जो यही थ्योरी थी उसका एक अप्रोच कौन सा था, कैश ट्रांजैक्शन, उसको आपका फिशर इरविंग फिशर ने डेवलप किया है, जो कि एक आपकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। अब उनकी थ्योरी के मुताबिक क्या था, उनकी थ्योरी यही कहती थी, इसका स्क्रीन लिख सकते हो आप इसको साथ साथ, कि चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई लीड टू प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। मतलब कि जो आपका क्वांटिटी ऑफ मनी है वो उसका क्या होता है, उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है आपके प्राइस लेवल में, और हॉल फैक्टर को क्या मानती थी, कांस्टेंट मानती थी। इस थ्योरी को हम आपका ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी आपके स्टडी करती है मनी को किसके रिलेशन में, जो आपके टोटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके उसमें, इसीलिए इसको हम ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टडी करती है मनी को इस रिलेशन में कि जो आपका टोटल ट्रांजैक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब इस थ्योरी को हमें और अच्छे से समझना है तो हमें जो आपकी फिशर्स की इक्वेशन थी एक्सचेंज की, जो कि बहुत मतलब क्या है इस थ्योरी का कोर पॉइंट है, उससे समझना पड़ेगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी MV इक्वल टू PT। ठीक है, जहां पर M क्या आपका क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, V है आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, P जनरल प्राइस लेवल है, और T क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को समझे तो MV क्या शो कर रहा है हमको, तो इस थ्योरी में जो आपका MV है वो क्या बता रहा है, तो आपका MV इस चीज को शो करता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हुआ है किसी इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड में, तो MV का शो कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और PT किस चीज को शो कर रहा है, जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदे और बेचे गए, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड। तो वो कह रहा है कि MV इक्वल टू आपका PT होता है, मतलब सिंपल से कहे कि जो हमारा टोटल मनी स्पेंड है वो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो हमने इक्वेशन है कि टोटल मनी जो आपका स्पेंड हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन के इक्वल होता है, मतलब कि यदि M इंक्रीज होता है और आपके V और T क्या है कांस्टेंट है, तो P भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ M इंक्रीज व्हाइल V एंड T रिमेन कांस्टेंट देन P मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को अगर आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो समझ लो कि आपकी मनी की सप्लाई क्या होगी है, डबल हो गई है। सपोज मान लो कि मनी की सप्लाई क्या होगी आपकी, डबल होगी है। अब हमने कहा कि, तो उदाहरण के लिए मान लो कि आपकी मनी सप्लाई क्या हो गया है, डबल हो गया है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगी आपकी, सेम रहेगी कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, देन क्या होगा कि प्राइस लेवल विल आल्सो डबल। इसीलिए तो आपने फिशर ने कंक्लूड किया, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, कि देयर इज एकदम डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है किसके बीच में, बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ठीक है, तो हम इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ठीक है, अब एजम्पशन क्या है किसके, आपके जो भी आपका ये कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच था किसका, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, उसके एजम्पशन क्या है। तो पहला है कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी, कि जो लोग है वो मनी को एक फिक्स्ड स्पीड से खर्च करते हैं। ठीक है, कि पीपल स्पेंड मनी एट अ फिक्स स्पीड, और की जो बैंकिंग हैबिट्स है लोगों की, पेमेंट मेथड है वो चेंज नहीं होता। तो मतलब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, जिसमें एज्यूम करे कि लोग जो है मनी को स्पेंड करते हैं फिक्स स्पीड पे, और जो आपकी बैंकिंग हैबिट है पेमेंट मेथड है वो आपके, कि बैंकिंग हैबिट्स और पेमेंट मेथड चेंज नहीं होते। सेकेंड एजम्पशन है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कि जो प्रोडक्शन और ट्रेड है वो
अनचेंज रहता है आपके शॉर्ट पीरियड में, तो वही है प्रोडक्शन एंड ट्रेड रिमेन अनचेंज इन द शॉर्ट पीरियड। तीसरा की फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी रिसोर्सेज है हमारी अर्थव्यवस्था में फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो इसीलिए मनी का इंक्रीज जो है वो कैन नॉट इंक्रीज आउटपुट, ठीक है, क्योंकि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है सारे रिसोर्सेज का। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि मनी सिर्फ प्राइस को अफेक्ट करता है, कि वो रियल वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, कि जो मतलब प्राइस है वो किससे प्रभावित हो रहा है, आपका जस्ट मनी से, ना कि आपके जो रियल वेरिएबल्स हमारे आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो प्रभावित नहीं कर रहे आपके किसको, प्राइस को, मनी ही अफेक्ट करता है सिर्फ प्राइस को। फिर एक डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो हमने पढ़ाया था, कि कोई भी चेंज अगर मनी सप्लाई में होता है उतना ही इक्वल चेंज किस में होगा, प्राइस में, जैसे हमने कहा था ना कि मनी सप्लाई डबल तो प्राइस में भी चेंज डबल। फिर कोई भी टाइम लैग नहीं है, ये कह रहा कि जैसे ही चेंज होता है मनी सप्लाई में इमीडिएटली अफेक्ट करता है आपके प्राइस को, मतलब कि कोई भी टाइम लैग नहीं है। सिंपल बाटा लाइक इकोनॉमी मीन्स कि ट्रांजैक्शन आपकी मोस्टली कैश बेस्ड है, क्रेडिट का बहुत ही कम रोल है। क्रिटिसिज्म ये है कि आपका, कि जो हमने फिशरीज की थ्योरी पढ़ी थी, ये हम क्रिटिसिज्म किसके पढ़ रहे हैं, आपके जो हमारी ऊपर थ्योरी है उसका पढ़ रहे हैं। तो ऑल्दो आपकी फिशरी की थ्योरी सिंपल लॉजिकल है, बट फिशर्स की जो थ्योरी है उसके कुछ आपके वीकनेस भी है, ठीक है। तो क्या इसके वीकनेस है, एक तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मानते हुए एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, क्योंकि रियल लाइफ में वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती, वो बदलती है, क्योंकि लोगों की बैंकिंग हैबिट्स भी चेंज होती है, डिजिटल पेमेंट, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी कैसी बन गई, अनरियलिस्टिक। फिर इसने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, ये एजम्पशन भी गलत है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी ऑपरेट करती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब आपका समझो ना, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है वो आउटपुट को बढ़ा दे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, प्राइस को प्रभावित ना करे। तो जैसे ये एजम्पशन रहता है ना कि मनी, मतलब उसने कहा कि मनी न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, बट ऐसा नहीं होता कि मनी हमेशा न्यूट्रल होगा, मनी इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। ये इग्नोर करता है इंटरेस्ट रेट को, इसने इंटरेस्ट रेट के रोल को बताया ही नहीं, ना इसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सप्लेन किया। बाद में जो आपके इकोनॉमिक्स केन्स आए थे उन्होंने बताया इंटरेस्ट रेट को के बारे में, ठीक है, कि जो आपका ब्याज दर होता है वो स्ट्रांगली इफेक्ट करता है मनी की डिमांड को। ये थ्योरी कहती है कि आपका मैकेनिकल रिलेशनशिप है मनी और प्राइस के बीच में, बट मतलब थ्योरी क्या अज्यूम करी, ऑटोमेटिक लिंक है आपका मनी और प्राइस के बीच में, बट इन रियलिटी रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंस हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स से। ये इग्नोर करता है जो आपकी डिमांड फॉर मनी को। फिशर्स किस चीज को कंसिडर कर रहा है, जस्ट सप्लाई ऑफ मनी को। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि व्हाई पीपल होल्ड मनी, के लोग मनी को होल्ड क्यों करते हैं, कि किस तरीके से मनी की डिमांड चेंज होती है। तो ये इसका एक मेजर लिमिटेशन है। ये थ्योरी आपकी शॉर्ट पीरियड के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके प्राइस होते हैं वो ऑफ्टन कैसे होते हैं, आपके रिजिड होते हैं शॉर्ट पीरियड में, किसके कारण, गवर्नमेंट के कंट्रोल के कारण, मार्केट के इम्परफेक्शंस के कारण, कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण, ठीक है। किस किस के कारण हमने कहा, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कि मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए ये आप, तो हमने कहा सूटेबल नहीं है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि प्राइस आपके ऑप्शन क्या होते हैं, रिजिड होते हैं शॉर्ट रन में। रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, मार्केट इम्परफेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये ओवर इम्पेसिस करती है थोड़ी ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि देख रहा हूँ सारी ट्रांजेक्शन को काउंट करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपकी नॉन मॉनिटरी है, रिपीटेड है, तो ये बहुत ज्यादा ओवर इम्पेसिस इस पे कर रही है। अब तो देखो जो हमारी थ्योरी है इसका इम्पोर्टेंस ये है, फिर भी मतलब इसके क्रिटिसिज्म तो हमने बहुत बताया इस थ्योरी की, बट इस थ्योरी के इम्पोर्टेंस आपकी ये है। थ्योरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं इसको याद रखना, हम पढ़ रहे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। और इसका हमने जो आपका कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच था उसका क्रिटिकल अप्रेजल भी किया। मैं आपके साथ थ्योरी का क्या मीनिंग है, इंट्रोडक्शन वो बता चुकी हूँ, फिशरी की इक्वेशन समझाई मैंने आपको, क्योंकि देखो 19 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ भी लेंगे तो आगे और क्वेश्चन में काम जरूर आएगा, ठीक है। फिर एजम्पशंस बताए मैंने, क्रिटिसिज्म बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रही कि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस यही है कि इतना हमने क्रिटिसिज्म किया, बट ये थ्योरी हमें क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन देती है किसका, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। प्रोवाइड ए क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन।
ये थ्योरी हमें हेल्प करती है कि हम प्राइस के मूवमेंट को समझें। हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्राइस मूवमेंट्स, हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्राइस मूवमेंट्स। थर्ड, ये थ्योरी आपकी फाउंडेशन है जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी से आई है। तो ये थ्योरी आपका बेस है किसका, जो मॉडर्न थ्योरी आती है आपकी मॉनेटरी थ्योरीज, ठीक है। तो फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरीज, और ये आपका यूजफुल है किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। एट लास्ट हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो हमारे कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच है उसने एक्सप्लेन किया है कि जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी पे वो किस पे डिपेंड करता है, आपका मनी पे, ठीक है। जो ये आपका प्राइस लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके क्वांटिटी ऑफ मनी पे, ठीक है। हाउएवर जो इसके रिजिड एजम्पशन है ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में कि रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन को। तो लेटर जो आपकी थ्योरीज आई थी, स्पेशली आपकी केन्सन की थ्योरी आई थी, किनकी, केन्सन की थ्योरी आई थी, उन्होंने इम्प्रूव किया था इसको। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी इंक्लूड किया, इनकम को भी, डिमांड फॉर मनी को भी, ठीक है। तो स्पेशली की थ्योरी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ी इनकम्प्लीट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो पहले जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। Monetary policy refers to the policy adopted by a country's central bank to control money supply, credit, interest rate। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जो कंट्री के सेंट्रल बैंक है, यानी कि हमारा कौन सा है, आरबीआई, वो इसे अपनाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, क्रेडिट को। हमारी कंट्री इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम और इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ट्रेडिशनल रोल के साथ साथ, मतलब ठीक है इन्फ्लेशन वगैरह तो कंट्रोल कर रही है बट उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के क्या हो सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट को सपोर्ट करके, क्रेडिट कंट्रोल देना, किससे, रेगुलेट करना बैंक की लैंडिंग को, उससे क्रेडिट को भी कंट्रोल करना इकोनॉमिक को, इकोनॉमी में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में यही है कि स्टेबल बैंकिंग सिस्टम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है क्योंकि इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है आपके जॉब को। अब रोल देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो पहले ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, रेपो रेट को इंक्रीज करके, जो आपका सीआरआर और एसएलआर होता है उसको इंक्रीज करके, मनी सप्लाई को रिड्यूस करके, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्राइस स्टेबल हो जाएगी और परचेसिंग पावर लोगों की क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। प्रमोशन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि आरबीआई इंक्रीज करती है ग्रोथ को, कैसे, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करके। तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट में। और जो छोटी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं उनको भी मदद करते हैं। क्रेडिट एलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर। इंडिया में क्या होता है, आरबीआई डायरेक्शन देता है बैंक को कि आप लोन दीजिए जो भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे किसको, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, हाउसिंग को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, या आपके इसके अलावा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनको, ठीक है। तो इससे आपकी बैलेंस ग्रोथ रहती है और वीकर सेक्शन को भी मदद मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो प्रमोट करती है कि हमारा मतलब बैंकिंग का जो एक्सपेंशन है वो रूरल एरियाज में भी पहुंचे। एक हम शब्द इसमें पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका मतलब यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा, INCLUSION है, जिसका मतलब होता है कि हर किसी को बैंकिंग की सेवा से जोड़ना। डिजिटल बैंकिंग, जो इनकी स्कीम है जैसे जन धन योजना या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सब आपके डेवलपमेंट करती है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब देखो अगर हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोगों को क्या बोलता है, ये इंकरेजमेंट देता है कि ज्यादा सेव करे, बैंक में जाके डिपॉजिट करे। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करती है,
जो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हेल्प करती है कि सेविंग का मोबिलाइजेशन करे। मतलब जिन लोगों को मतलब जरूरत नहीं, वो क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे, उनसे कहाँ तक पहुंचाएगी पैसा, जिनको इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हेल्प करता है ये कैपिटल फॉर्मेशन में, ज्यादा फंड मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। आरबीआई क्या है, यूज करता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ताकि वो जैसे ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर सके। जैसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में क्या आता है आपका, होर्डिंग का काम, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका स्पेकुलेशन। तो आरबीआई यूज करती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ताकि वो आपकी रेस्ट्रिक्ट कर सके होर्डिंग को, ब्लैक मार्केटिंग, स्पेकुलेशन, इन सबको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सके, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमी को इनस्टेबिलिटी से। एम्प्लॉयमेंट का प्रमोशन करती है। देखो, अगर आपका मोबिलाइजेशन होगा सेविंग का, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो उससे नई नई इंडस्ट्री आएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है रिड्यूस करने में अनएम्प्लॉयमेंट को इनडायरेक्टली। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी। आरबीआई आपके मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को, किस लिए, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके रुपी को, कंट्रोल कर सके कैपिटल फ्लो को। तो अगर हमारे मतलब एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो हमको वो हेल्प करेगा एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। सपोर्ट टू गवर्नमेंट डेवलपमेंट पॉलिसी। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आपकी फिजिकल पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद कर, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर कर, ठीक है। तो आपका ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसीज को, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सपोर्ट करती है फिजिकल पॉलिसी को, डेवलपमेंट प्रोग्राम को, किसके द्वारा, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिमिटेशन क्या हो सकती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज की, इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने, लेकिन लिमिटेशन क्या है, आज भी हमारे पास क्या है, लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो आपका क्रेडिट है वो जो नीडी लोग है या नीडी सेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन्फ्लेशन हमें फिर भी देखने को मिलेगा, कैसे, ड्यू टू सप्लाई साइड फैक्टर से, हमारा वीक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये सब कुछ है। तो एट लास्ट हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया होगी, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर रही है, साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। हाउएवर मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से तभी काम करेगी जब आपकी वो फिस्कल पॉलिसी के साथ अच्छे से रहेगी। मतलब इन पॉलिसी की भी जरूरत है ना, कि आपकी जो इफेक्टिव रिजल्ट को रियल के लिए इसको किसके साथ काम करना है, इस मस्ट वर्क अलोंग विद फिस्कल पॉलिसी। या आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं,